हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो उसमें ऊर्जा को संरक्षित करते थे। मतलब पहले जितना ऊर्जा रहता था, और अगर आप कुछ काम वाम कर रहे हैं, ऊर्जा खर्च हो रहा है या फिर और भी किसी चीज़ में, लेकिन बाद में भी ऊर्जा उतना ही रहता है। इसे हम लोग बोलते थे ऊर्जा, मतलब ऐसे डेफिनेशन ऐसे ही, मतलब कि डेली लैंग्वेज में, तो उसे हम लोग बोलते थे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मतलब ऊर्जा खर्च भी हो गया, लेकिन जितना था पहले उतना ही लास्ट में भी। वैसे ही हम लोग देखेंगे अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण मतलब कि बचत करना, ठीक है, मतलब पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। क्लियर? तो अब हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या बोलता है, फिर उसे अपने लैंग्वेज में हम लोग उसको समझेंगे। क्लियर? तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनेशन है संवेग संरक्षण के सिद्धांत का। बोल रहा है कि यदि किसी निकाय पर कुल बाहरी बल शून्य हो, ठीक है, मतलब कि अगर कोई वस्तु है वहाँ पे हम लोग कोई बल लगा रहे हैं, मतलब वहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा है। शून्य होने का मतलब कि कोई बल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है यदि किसी निकाय पर कुल बाहरी बल शून्य हो तो निकाय का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी वस्तु पे हम लोग कोई बल नहीं लगा रहे हैं तो उसका संवेग जो है वो मतलब कि हमेशा संरक्षित रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, फिक्स रहेगा। मतलब तो इसे ही हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु या समूह पर लगा हुआ कुल बाहरी बल शून्य है तो उसका संवेग समय बदलने के साथ नहीं बदलता है। क्लियर? मतलब कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उसके संवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इसे ही हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आप लोग एक लाइन में याद रखिए कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो मतलब उसका जो संवेग होता है वो नियत रहेगा, यानी फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। क्लियर? कैसे लिखेंगे कि यदि हमारा एफ एक्सटर्नल 0 है, यानी कि कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा हमारा? P यानी कि संवेग। P क्या हो जाएगा? P हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब जैसे नियत हो जाएगा, इसको बोलेंगे नियत, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में फिक्स रहेगा। मतलब ना बदलेगा और नहीं, मतलब बदलेगा नहीं, फिक्स रहेगा, जो रहता है वही। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। ये मेन हमारा यही है। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं। क्या? इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, ठीक है, उस पर हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत आधारित है। क्या लिखेंगे? क्लियर इतना? तो जो हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अब न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि जो हमारा क्रिया होगा, मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा भाई है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं होगा, लेकिन हम लोग अलग से समझते हैं, फिर हम लोग इसको इरेज कर देंगे। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि जो क्रिया बल होता है, क्रिया बल वो बराबर होता है प्रतिक्रिया बल के। ठीक है, बराबर होता है, लेकिन ये इसका माइनस साइन होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू समान होती है, लेकिन
ये विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर हम किसी वस्तु पे ऐसे मारे, ठीक है, या फिर अगर किसी वस्तु पे हम बल लगाएं, उतना ही बल हमको भी मिलेगा, लेकिन उल्टा मिलेगा ना, हम उस पर लगा रहे हैं, उधर से आ रहा है, दिशा विपरीत होगा, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है, परिमाण होता है, वो समान होगा। तो ये हमारा न्यूटन के गति का तीसरा नियम बोलता है, मतलब शॉर्ट में, कि क्रिया बल बराबर होता है प्रतिक्रिया बल के, ठीक है। बस उसका जो दिशा होगा यानी कि माइनस साइन लग जाएगा, उल्टे दिशा में होता है। अगर मान लीजिए मेरा भाई है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, प्रियांशु आ जाओ थोड़ा सा। ये जैसे मेरा भाई है, छोटा भाई है, ठीक है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, हाँ, कि अगर हम लोग मान लेते हैं इसके गाल पे हम एक थोबड़ा ऐसे खींच के मारे, ठीक, तो जितना जोर, जितना बल इसके गाल पे लगेगा उतना ही बल मेरे हाथ पे भी लगेगा। मतलब इसके गाल को जितना जोर से चोट लगेगा उतना ही चोट मेरे हाथ को भी लगेगा, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे मारे तो उधर से भी मेरे हाथ पे बल आया, मारे तो उतना ही, बल भी मेरे हाथ पे भी चोट उतना ही लगा जितना इसके गाल पे लगेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, विपरीत हुआ, हम ऐसे मारे और उधर से आया, तो ये दोनों दिशा में विपरीत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जाओ। मतलब कि क्रिया बल बराबर होता है प्रतिक्रिया बल के, मतलब कि हम किसी पे जितना ही बल लगाएंगे उधर से भी उतना ही, मतलब हम किसी भी वस्तु पे जितना क्रिया करेंगे प्रतिक्रिया भी उतना ही होगा। क्लियर ना, मतलब कि अगर हम किसी वस्तु पे जितना बल लगाते हैं उतना ही बल उस वस्तु से हमें भी मिलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक पत्थर हम अपने हाथ पे ले ले, तो जितना जोर से हम पत्थर को मारेंगे, ठीक है, तो उतना ही बल मेरे हाथ पे भी आएगा, मतलब उतना ही चोट मेरे हाथ पे भी लगेगा। लेकिन ये क्रिया क्या हो रही है, उल्टी हो रही है, विपरीत। हम ऐसे मारे, उधर से ऐसे बल आया, मतलब कि दिशा विपरीत हो जाएगा, यानी माइनस साइन, ठीक है। तो वही माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका क्या बराबर ये होता है, जितना मारे उतना ही लगा, लेकिन विपरीत हो जाएगा, मतलब कि माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा। क्लियर है, दिशा में विपरीत होती है लेकिन परिमाण में समान होता है। तो ये हमारा बोलता है न्यूटन का तीसरा नियम। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F12 यानी 1 पर 2 के कारण जितना बल लगाएंगे ये बराबर होगा माइनस का F21 के। ये आपको ध्यान में रखना है। इतना क्लियर है। अब हम लोग न्यूटन के तीसरे नियम को मिटा देते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जैसे एक और एग्जांपल है न्यूटन के गति के तीसरे नियम को समझने के लिए, ठीक। हम लोग ये वाला यंत्र देखे हैं, ये वाला यंत्र कुछ इस तरह से होता है, फिर इधर से भी, तो यहाँ पे ऐसे मोटे मोटे लोहा के जो भी ये मतलब कि बॉल लगा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पर वो बॉल लटका हुआ होता है, ठीक। अगर हम इस एक बॉल को, ठीक है, अगर हम इस एक बॉल को इधर खींच के वापस छोड़ेंगे तो इधर से बल लगेगा 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 और ये वाला सिर्फ उधर जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक को खींचेंगे तो एक ही उधर से उधर फेंकाएगा, मतलब इधर से एक खींचे, इसको छोड़ेंगे तो लग के फिर यही वाला एक उधर जाएगा, ठीक। बाकी बीच में तीनों रह जाएगा। अगर हम 2 को खींच के, 2 को इधर हम खींच के छोड़ेंगे तो इधर से 2 ही निकलेगा, ये दोनों निकलेगा बाहर, मतलब ये ऐसे 2 ऐसे ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से 3 को खींच लें और छोड़े तो इधर से 3 फेंकाएगा, मतलब ये वाला 3 ले लें तो यहाँ से ये 3 उधर जाएगा। क्लियर है। तो ये भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम को ही बताता है, ठीक। और आप लोग याद रखिएगा कि जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम होता है वो हमेशा दूसरे वस्तुओं पर लगता है। जैसे मान लीजिए हम अपने भाई को मारे, तो हम उसको मारे उसके गाल पे, लेकिन उसके गाल से मेरे हाथ पे लगा, तो दोनों वस्तु चेंज हो गया। जो क्रिया होता है वो दूसरे वस्तु पे, जो प्रतिक्रिया करता है उसके दूसरे, मतलब कि जैसे हम अपने मेरा हाथ है और उसका गाल था, 2 वस्तु था, तो क्रिया किस पे लगा, मेरे हाथ से उसके गाल पे, और प्रतिक्रिया किस पे आया, उसके गाल से मेरे हाथ पे। तो हमेशा 2 वस्तुओं के बीच होता है, ठीक। ये आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा बस। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। इतना क्लियर है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है वो बराबर होता है, मतलब क्रिया बल प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है लेकिन दिशा में विपरीत होती है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। क्लियर। तो अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, पहले हम लोग इतना को इरेज कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं।
जो क्रिया बल होता है हमारा बराबर होता है माइनस ऑफ प्रतिक्रिया बल के। इसको जैसे कैसे लिख सकते हैं सिंबल में कि 1 2 माइनस का F 2 1, मतलब 2 1 के द्वारा 2 पर, ठीक है, 1 के द्वारा लगाया गया है बल 2 पर और यहाँ पे 2 के द्वारा लगाया गया है बल 1 पर, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ये रोड है, ये सड़क है, ठीक, वही वाला सड़क है ऐसे करके। तो अब यहाँ पे 2 बाइक है जैसे, या फिर कार मान लीजिए, ठीक है, कार। यहाँ पे एक कार है, ये हमारा हो गया 2 कार, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, तो ये हमारा 2 कार है, ठीक। आगे वाले को बोल देते हैं कार 1, पीछे वाले को बोल देते हैं कार 2, ठीक। तो वैसे ये कार 1, ये कार 2, कार 1 और ये कार 2, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारा टक्कर हुआ है, 2 कार के बीच टक्कर, एक कार इधर जा रहा था और एक कार और, मतलब कि दोनों कार ऐसे ही जा रहा था, ठीक है। लेकिन इसका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा था, ये पीछे से थोड़ा सा स्लो आ रहा था। लेकिन दूसरे बार में क्या किया, ये स्पीड बढ़ा दिया तो आगे जाकर टक्कर हो गया। फिर थोड़ा सा आगे जाके ये वापस नॉर्मल हो गया टक्कर के बाद कि अच्छा रुक, टक्कर के लिए बढ़ना थोड़ा देख लें, ठीक है। ऐसे करके ये इसको धमकी दिया, अच्छा टक्कर, तो थोड़ा सा पीछे चलाने लगा। फिर ये डर के कि अच्छा अभी हमको देख लेगा, मतलब नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं मरवाएगा, ठीक है। तो फिर ये क्या किया, फिर ये अपना नॉर्मल स्पीड से चलने लगा और ये भी जैसे चलता था वैसे ही, ठीक है। तो ये है हमारा टक्कर के पूर्व, ठीक, टक्कर के पूर्व। ये हमारा टक्कर जब हुआ तब, टक्कर के समय या दौरान भी बोल सकते हैं, ठीक। और ये हो गया हमारा टक्कर के बाद। जब टक्कर के पहले था तो हमारा ये m1, इसका द्रव्यमान m1 था और ये u1 स्पीड से चल रहा था, ठीक है। इसका था m2 द्रव्यमान था और ये भी u2 के स्पीड से चल रहा था, मतलब प्रारंभिक वेग इन दोनों का था, ठीक। फिर यहाँ पे टक्कर हुआ और यहाँ क्या हुआ, इसका द्रव्यमान मतलब कि m1 ही है, ये क्या चीज़ चलने लगा, v1 से, अंतिम वेग से चलने लगा ना, और इसका द्रव्यमान m2 ही था, ये क्या चीज़ चलने लगा, v2 वेग से, ठीक। इतना क्लियर है। तो मतलब कि टक्कर के पूर्व 2 कार अपना अपना नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, ये u1 वेग से चल रहा था, ये u2 वेग से चल रहा था। टक्कर हुआ, ये v1 वेग से चलने लगा, ये v2 वेग से चलने लगा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, बल, टक्कर हुआ तो बल लगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे F12, क्या चीज, 1 पर 2 के कारण बल, ठीक है। तो वस्तु या कार 1 पर 2 के कारण बल, ठीक है। कैसे लिखेंगे, बल का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक। बल को क्या लिख सकते हैं, बल को लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा P बाई डेल्टा T। संवेग को P यानी मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बल को लिख सकते हैं डेल्टा P बटा में डेल्टा T। तो यहाँ लिख सकते हैं कार 1 पर 2 के कारण बल, कार 1 पर लगा है 2 के कारण बल लगा तभी ना टक्कर हुआ। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा P1 डेल्टा T। क्लियर, ये मानते हैं हम लोग कि ये जो कुछ भी हुआ है वो T समय में हुआ है, ठीक है, T समय में। अब F21 कैसे लिखेंगे, कार 2 पर 1 के कारण बल, क्या लिखेंगे, डेल्टा P2 बाई डेल्टा T, ठीक है। तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे, इतना क्लियर हुआ। अब संवेग का ये भी ध्यान रखिए, संवेग का फॉर्मूला होता है हमारा
मोमेंटम इंटू भी, ठीक है। तो संवेग यानी कि p, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है m इंटू भी, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है। अब यहाँ डेल्टा p बोल रहा है, यानी कि क्या बोल रहा है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, संवेग में अंतर, ठीक है, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है। तो डेल्टा p, डेल्टा मतलब कि अंतर, ठीक है, संवेग में अंतर बोल रहा है, तो संवेग में अंतर क्या लिखेंगे, अंतिम में से माइनस करेंगे पहले को, तो m2 v1 में माइनस करेंगे m1 v1 में माइनस करेंगे m1 u1 को, बटा t अपना बटा t रहेगा। इतना क्लियर है। तो अब संवेग में अंतर यानी कि m1 v1 में माइनस करेंगे m1 u1 को, ठीक, डेल्टा t नीचे डेल्टा t रहेगा। वैसे ही p2 यानी 2 वाला लेंगे, ठीक है, तो यानी कि m2 v2 माइनस करना है m1 u2 को, m2 u2 को क्लियर कीजिए आप लोग पहले, ठीक है। m2 v2 में माइनस करेंगे m2 u2 को, क्लियर, मतलब कि अंतिम में से माइनस करेंगे प्रारंभिक वाले को, डेल्टा t अपना डेल्टा t रहेगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे गति के तृतीय नियम से हम लोग क्या जानते हैं, गति के तृतीय नियम से हम लोग जानते हैं जो हमारा क्रिया बल होता है वो बराबर होता है माइनस ऑफ साइन के, मतलब क्रिया बल जो होता है वो बराबर होता है प्रतिक्रिया बल के, ठीक, लेकिन विपरीत साइन, विपरीत दिशा। F12 बराबर होगा F21 के, लेकिन माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। अब F12 हम लोग क्या निकाले हैं, लिख लेते हैं। तो निकाले हैं m1 v1 माइनस m1 u1 बटा में हो जाएगा डेल्टा का t बराबर F21 क्या निकाले हैं ये, लेकिन माइनस का साइन भी हमारा चाहिए, तो माइनस को बाहर आने देंगे। F21 है हमारा m2 v2 माइनस m2 u2 और बटा में हो जाएगा डेल्टा t। इतना क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब पहले हम ऊपर वाले को इरेज करते हैं, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर इसको हम लोग इरेज कर देंगे ऊपर, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोल रहा है, तो हम पहले ही बोले थे कि संवेग संरक्षण मतलब कि जितना पहले उसका संवेग होगा वस्तु का, बाद में भी उतना ही संवेग होना चाहिए, ठीक है। यही हम लोग को प्रूव भी करना है, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ दिया हुआ है m1 v1 माइनस m1 u1 बटा में डेल्टा t रहने देंगे बराबर, इस माइनस के साइन को अंदर लेकर जाते हैं, तो माइनस का हो जाएगा m2 v2, माइनस को इसके साथ भी गुना और इसके साथ भी गुना, तो यहाँ पे माइनस का m2 v2 और फिर ये माइनस माइनस मिलके प्लस का m2 u2 बटा में डेल्टा t अपना रहेगा। क्लियर इतना। अब नीचे वाले को भी इरेज कर देते हैं। तो अब यहाँ देखिए बराबर में डेल्टा टी गुना साइन मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर के साइन के माइनस m2 v2 प्लस में m2 u2। इतना क्लियर। सीधा कर लेते हैं, तो सीधा कर लेंगे तो इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर लेकर जाते हैं, मतलब कुछ नहीं, मतलब इसको ऐसे डायरेक्ट सीधा कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा m1 u1 प्लस में m2 u2 बराबर, अब इसको यहीं पे रख देते हैं, तो m1 v1 प्लस में m2 v2, ठीक है। ये हमारा आ गया, कैसे पता चला, m1 u1 m2 u2, ठीक है। ये हमारा टक्कर के पहले का कुल संवेग था, टक्कर के पहले का कुल संवेग। ये हमारा हो गया टक्कर के बाद का कुल संवेग। अब टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों आपस में बराबर है, मतलब कि यहाँ पे संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब संवेग यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो यहाँ नोट पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे टक्कर के पहले का संवेग बराबर है
टक्कर के बाद के संवेग के, संवेग के मतलब टक्कर में, मतलब संवेग में परिवर्तन शून्य है, यानी कि डेल्टा पी इक्वल टू 0। और यही हम लोग डेफिनेशन में भी देखे थे, ठीक है, और वही हमारे यहाँ प्रूव भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा संवेग संरक्षण का सिद्धांत था। ओके, आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो आप पूरा देखे हैं तो प्लीज़, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।